देखिए, क्षेत्रमिति का अंग्रेजी जो है मेंसुरेशन होता है। और क्षेत्रमिति में हम लोग द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकृतियों के मापन का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रमिति में हम लोग जो है द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकृति के मापन का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसमें आपको 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल आकृतियों के मापन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। देखिए, क्षेत्रमिति को समझने से पहले या इसका जो सबसे प्रारंभिक कॉन्सेप्ट है वह है कि क्या है द्विविमीय आकृति और क्या है त्रिविमीय आकृति। देखिए, गणित में जो आकृति होती है वह 2 तरह का होता है। आपको एक होता है द्विविमीय आकृति और एक होता है त्रिविमीय आकृति। ठीक है। द्विविमीय आकृति जो होती है उसको हम समतल की आकृति भी कहते हैं, और जो त्रिविमीय आकृति होती है उसे हम ठोस आकृति भी कहते हैं। त्रिविमीय को ठोस आकृति भी कहते हैं। देखिए, द्विविमीय आकृति को केवल हम सतह पर खींच सकते हैं। इसके जैसा दुनिया में कोई वस्तु नहीं होता है, और कोई भी जो वस्तु है आपको हवा में वो त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशनल होता है। द्विविमीय आकृति के अंतर्गत कौन कौन सी आकृति आती है, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि द्विविमीय आकृति के अंतर्गत सभी प्रकार के बहुभुज आते हैं। अब बहुभुज जो है वह किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, या चतुर्भुज हो सकता है, या पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है। चतुर्भुज का ही प्रकार है आयत और वर्ग न, तो वो भी आपको द्विविमीय आकृति होगी न। यानी किसी भी प्रकार का जो बहुभुज है ना वो आपको द्विविमीय आकृति होती है। साथ ही साथ वृत्त, सर्किल, अर्धवृत्त, ये भी आपको द्विविमीय आकृति होती है। किसी भी प्रकार का बहुभुज है, चाहे वह त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो न, या आपको वृत्त है न, वृत्त, अर्धवृत्त, तो इनको जो है 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं, समतल की आकृति कहते हैं, क्योंकि इसे केवल सतह पर हम खींच सकते हैं। इसके समान कोई वस्तु नहीं होती है। देखिए, द्विविमीय आकृति समझ गए। और ठोस आकृति या त्रिविमीय आकृति किसको कहते हैं, तो जिनकी 3 विमाएं होती है। द्विविमीय आकृति में 2 ही विमा होती है, लंबाई और चौड़ाई। जबकि जो 3 डायमेंशनल आकृति होती है उसमें आपको 3 विमा होती है। एक होता है आपको लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई या मोटाई। तो त्रिविमीय आकृति की 3 विमाएं होती है, द्विविमीय का 2 विमा होता है। त्रिविमीय में आपको क्या सब आता है, तो घन, घनाभ न, बेलन, शंकु, छिन्नक, पिरामिड, गोला, अर्धगोला,
ये सब आपको क्या है, त्रिविमीय आकृति है। जबकि किसी भी प्रकार का बहुभुज और वृत्त जो है यह आपको द्विविमीय आकृति है। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज बदलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ब्लैक ही ज्यादा अच्छा लगता है। आगे हम लोग देखते हैं कि द्विविमीय आकृति का जो मापन होता है, तो द्विविमीय आकृतियों के किस किस चीज का हम मापन कर सकते हैं, और जो त्रिविमीय आकृति है उसके किस किस चीज का मापन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए द्विविमीय आकृति का हम दो चीज माप सकते हैं। एक, चूंकि द्विविमीय में आपको दो ही बीमा होती है, लंबाई और चौड़ाई। इसका आपको दो तरह का मापन होता है। एक होता है परिमाप और दूसरा होता है क्षेत्रफल। ना, एक होता है परिमाप या परिधि और दूसरा क्या होता है, क्षेत्रफल। द्विविमीय आकृति का हम केवल यही दो चीज माप सकते हैं। कहीं पर आप सवाल देखे हैं कि फलाने आयत का आयतन ज्ञात करें, नहीं देखे होंगे। आप ये भी नहीं देखे होंगे कि फलाने वर्ग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, नहीं देखे होंगे। यानी जो भी आपको कैसी आकृति है, द्विविमीय ना, किसी भी प्रकार का बहुभुज या वृत्त, उसमें आप दो चीज कर सकते हैं। एक, उनका परिमाप निकाल सकते हैं, दूसरा उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परिमाप या परिधि क्या होती है, तो सीमा रेखा की लंबाई, सीमा रेखा की लंबाई जो है वह आपको क्या है, परिमाप है। लंबाई का योग, सीमा रेखा की लंबाई का योग आपको क्या है, परिमाप है। और कुल क्षेत्र की माप जो है वह आपको क्या है, क्षेत्रफल है। जैसे कि मान लेते हैं यह एक आयत है। ठीक है, यह एक आयत है, तो इनका सीमा रेखा कौन है, ये वाला रेखा। ये जितना लंबा है, ये जितना लंबा है, ये जितना लंबा है और ये जितना लंबा है, इस लंबाई का योग, सीमा रेखा के लंबाई का योग क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। और अंदर वाला जो क्षेत्र है, ये अंदर वाला क्षेत्र न, वो आप क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। वो आपको क्या होगा, क्षेत्रफल। अंदर वाला क्षेत्र हो गया क्षेत्रफल, और सीमा रेखा की केवल लंबाई का योगफल क्या हुआ, परिमाप हुआ ना। तो जो भी आपको द्विविमीय आकृति है उसका या तो आप क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या परिमाप निकाल सकते हैं। इसके अलावे आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। जब भी परिमाप निकलेगा वह, उसका जो मात्रक होगा वह इकाई में होगा, यानी मीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरह से आपको परिमाप का मात्रक होगा। जबकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वह वर्ग इकाई होगा, यानी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से आप क्षेत्रफल को क्या करेंगे, मापेंगे। लेकिन जो परिमाप होगा उसका एकल मात्रक होगा, यानी मीटर, सेंटीमीटर, ये सब होगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? आवाज
कम आता है, आवाज कम आता है। ठीक है, तो अब बताइए, कोई खेत है, ठीक है, आपको कहेगा कि खेत का लंबाई चौड़ाई दिया है, आयताकार खेत है, उसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। आपको कहेगा कि इस खेत के चारों तरफ से तार से उसको घेरना है ना, तो उस तार की लंबाई कितनी होगी? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप परिमाप निकालिएगा कि क्षेत्रफल निकालिएगा। एक खेत को चारों तरफ से तार से घेरना है ना, दे देगा कि तार 10 रुपया प्रति मीटर है, खेत का लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा, तो वहां आप क्या निकालिएगा? परिमाप निकालिएगा ना, सीमा रेखा की लंबाई, क्योंकि तार तो केवल सीमा रेखा पर ही जाएगा। अब कहेगा किसी खेत को जोतवाना है ना, या उसमें बीज की बुआई करनी है, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर 10 रुपया खर्चा होता है। तो यदि बीज का बुआई करना है खेत को, या खेत की जोताई करना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वहां पर परिमाप की क्षेत्रफल, वहां पर आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो द्विविमीय आकृति क्या है, यह दिमाग में बैठ गया ना, कि किसी भी प्रकार का बहुभुज है या आपको वृत्त अर्धवृत्त, ये द्विविमीय आकृति है, दो ही बीमा इसमें होती है, लंबाई और चौड़ाई। द्विविमीय आकृति का हम दो ही तरह का मापन कर सकते हैं, या तो उसका परिमाप निकाल सकते हैं या उसका क्षेत्रफल, ठीक है। परिमाप हो गया सीमा रेखा की लंबाई और क्षेत्रफल हो गया पूरे क्षेत्र की माप, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं किसको, त्रिविमीय आकृति को, घन घनाभ बेलन शंकु, ये सब क्या है? त्रिविमीय आकृति है। और जो त्रिविमीय आकृति है उसका, त्रिविमीय आकृति का जो मापन होता है, तो इसका हम दो तरह का मापन कर सकते हैं, या तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी उसके सतह का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या आयतन निकाल सकते हैं ना, वह हवा में कितना स्थान छेकता है इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं, या उनके पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यह एक मोबाइल है, यह क्या है? एक मोबाइल है। मान लेते हैं मोबाइल नहीं, यह एक ईंट है, इसको आपको कलर करना है, तो केवल आपको सतह कलर कीजिएगा ना, सरफेस को कलर कीजिएगा, तो वहां पर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब कहेगा इस ईंट को ना, या इस मोबाइल को जो हवा में रखे तो यह कितना जगह छेकेगा, तब फिर उसका वहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। आयतन माने हवा में जितना जगह छेकती है वह हो गया आपको आयतन, और सतह का जो माप है वह हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहीं पर आप नहीं देखिएगा कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, इसका परिमाप ज्ञात करे, कहीं नहीं देखिएगा, क्योंकि जो भी आपको ठोस आकृति है उसका दो ही तरह का मापन होता है, एक या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है कि कहीं पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहीं पर संपूर्ण पूछा जाए, क्योंकि कुछ ऐसी आकृति होती है जिसमें वक्र पृष्ठ भी होते हैं और समतल पृष्ठ भी होते हैं। जैसे बेलन है, तो बेलन में एक वक्र पृष्ठ होता है और ऊपर नीचे दो समतल पृष्ठ होते हैं, तो वहां पर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अलग सूत्र होता है और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अलग सूत्र होता है। लेकिन जो भी ठोस आकृति है उसका या तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या आप आयतन निकाल सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वह होगा वर्ग इकाई, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल तो एक तरह का क्षेत्रफल ही है। और आयतन का जो मात्रक होगा वह घन इकाई होगा ना, जैसे कि
मीटर क्यूब, क्यूब माने घन, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्षेत्रमिति का। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग तरह के जो बहुभुज हैं, ठीक है, उनके मापन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आप लोगों के बैच में हमने बहुभुज के अंतःकोण, बहिष्कोण, भुजा की संख्या, इनके बीच रिलेशन बतलाया था इससे पूर्व? लेकिन इस क्लास में कभी बताए थे? कभी नहीं बताए थे। अच्छा ठीक है, हो जाएगा उनका भी चर्चा। देखिए बहुभुज, ठीक है, बहुभुज, ये बहुभुज जो है दो तरह का हो सकता है, या तो सम बहुभुज हो सकता है ना, या विषम बहुभुज हो सकता है। ठीक है, तो सम बहुभुज उसको कहेंगे जिसके सभी भुजा समान माप के हो ना, जैसे समबाहु त्रिभुज, सम चतुर्भुज, सम पंचभुज, सम षटभुज। अब विषम बहुभुज उसको कहेंगे जिसकी भुजाएं समान माप की नहीं हो। तो विषम बहुभुज के भुजा की संख्या अंतःकोण और बहिष्कोण में हम निश्चित संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सम बहुभुज है उसके भुजा की संख्या, उनके अंतःकोण और उनके बहिष्कोण में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, और इनके बीच जो संबंध है इन पर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कि यह एक मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसका प्रत्येक भुजा क्या है, एन है। ये वाला जो इसका कोण है, ये 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 इसका हो गया अंतःकोण। ये क्या हो गया आपको, इंटीरियर एंगल ना। ये तीनों कोण जो है आई दे देते हैं, ये तीनों अंतःकोण हो गया। ठीक है, अब इसके भुजा को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, इसके भुजा को आगे की तरफ हम बढ़ाए तो यहां जो कोण बना ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण। इसी तरह इस भुजा को आगे बढ़ाए तो यहां जो कोण बना ये क्या होगा, बहिष्कोण। इस भुजा को आगे बढ़ाए, यहां जो कोण बना ये हुआ बहिष्कोण। हम बहिष्कोण को, ठीक है, ई एक्स लिख देते हैं कि ये तीनों इसका क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, बहिष्कोण हो गया। इसी तरह जैसे कि यह एक सम षटभुज मान लेते हैं, हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सम षटभुज। ठीक है, तो ये इसका हो गया 6 गो भुजा, सम षटभुज बना रहे हैं तो 6 भुजा बराबर होगा। अब इसमें ये वाला जो कोण है, ये वाला, ठीक है, ये 6 गो इसका अंतःकोण हो गया, क्या हो गया, अंतःकोण। ठीक, और इसको यदि आगे बढ़ाए तो ये हो गया आपको यहां पर क्या, बहिष्कोण। क्या हो गया, बहिष्कोण। और जैसे मान लेते हैं यह एक चतुर्भुज है, ठीक है,
चतुर्भुज है, मान लेते हैं सम चतुर्भुज है, तो ये जो आपको कॉर्नर को या शीर्षों को मिलाने वाली रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। तो सम बहुभुज में एक आपको भुजा होता है, एक अंतःकोण, एक बहिष्कोण और एक विकर्ण होता है। इनके बीच आपको रिलेशन है, उस रिलेशन के लिए फॉर्मूला है जिसको आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, देखिए सम बहुभुज, ठीक है, के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, किसी भी समबहुभुज के अंतःकोणों का योग जो है वह होता है n-2 गुना 180 डिग्री। n का कैन हो रहा है, एक उम्र से इतना ओ ठीक है, समबहुभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वह होता है n-2 गुना 180 डिग्री योग होता है। यदि प्रत्येक अंतःकोण पूछ दे, क्या पूछ दे? प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोणों का योग नहीं, प्रत्येक अंतःकोण पूछ दे, तो जो अंतःकोणों का योग है उसमें भुजा की संख्या से भाग कर देंगे, तो प्रत्येक अंतःकोण क्या हो जाएगा? n-2 गुना 180 बटे n, n-2 गुना 180 बटे n। ये हो गया अंतःकोण और भुजा के बीच संबंध। उसके बाद किसी भी समबहुभुज में सभी बहिष्कोणों का योग, समबहुभुज के, चाहे वह कोई भी समबहुभुज है, समबहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग होता है आपको 360 डिग्री। चाहे वह सम चतुर्भुज हो, सम पंचभुज हो, कोई भी सम बहुभुज हो, उनके सभी बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 होता है। और सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण यदि पूछ दे, क्या पूछ दे? प्रत्येक बहिष्कोण, तो जो योगफल है सब बहिष्कोण का उसको भुजा की संख्या से भाग दे देंगे, 360 बटा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। और एक तीसरा फॉर्मूला याद रखना है, समबहुभुज, समबहुभुज के विकर्ण की संख्या, समबहुभुज के विकर्ण की संख्या होता है n इंटू
n माइनस 3/2। समबहुभुज के विकर्ण की संख्या n इंटू n माइनस 3/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज बदलेंगे। क्या लिख रहा है? बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन आपको कैसे रहेगा। आपको पूछ देगा कि किसी समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण एवं विकर्णों की संख्या बताएं। विकर्णों की संख्या बताएं। ठीक है, तो इसमें आपको समपंचभुज है। सम पंचभुज है तो अंतःकोण इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हम बताए हैं। प्रत्येक अंतःकोण का, अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला हम उधर लिखे हैं। n इंटू एन, सॉरी, अंतःकोण के योग का फॉर्मूला लिखे n माइनस 2 गुना 180। अब प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला लिखे हैं n माइनस 2 गुना 180 बट्टे n, बट्टे क्या लिखे हैं? n। ये लिखे हैं किसका फॉर्मूला? अंतःकोण का। बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखे हैं प्रत्येक बहिष्कोण का 360 बट्टे n। और डायगोनल, डी से डायगोनल माने विकर्ण, विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला लिखे हैं n इंटू n माइनस 3/2। यहाँ समपंचभुज है तो n का मान कितना होगा? 5 होगा। अब बैठाते चलिए, तीनों चीज आपको निकल जाएगा न, तीनों चीज निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 गुना 180 बटे 5, 5 से 36 मरतबा में से 2 गया 3, 36 तिया 108 डिग्री। ये समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण हो गया न। प्रत्येक बहिष्कोण का सूत्र 360 बटे n है, तो 360 बटे 5 कितना डिग्री? 72 डिग्री। और विकर्ण की संख्या का सूत्र है n इंटू एन माइनस 3/2, तो 5 इंटू 5 माइनस 3/2 बराबर 5 गुना 2/2। 2 कट गया, कितना निकल गया? 5। सीधा सूत्र पर था। सूत्र वो 3 गो याद रखना हमेशा, यानी समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n माइनस 2 गुना 180। अब प्रत्येक अंतःकोण पूछेगा तो जो योग है उसमें n से भगा दे दीजिए। समबहुभुज के सभी बहिष्कोण का योग 360 हमेशा होता है। अब प्रत्येक बहिष्कोण पूछेगा तो 360 में n से भगा दे दीजिए। और समबहुभुज का विकर्ण यदि पूछेगा तो n इंटू एन माइनस 3/2 पर बैठा दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी को थोड़ा सा आपको घुमा करके भी पूछा जा सकता है। क्या दे सकता है? किसी समबहुभुज, किसी समबहुभुज में, ठीक है,
विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या 9 है, तो इनका प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करें। ठीक है, विकर्णों की संख्या 9 दिया है और इनका प्रत्येक अंतःकोण आपको पूछ रहा है। तो देखिए जो दिया है, क्या दिया है, विकर्ण ना, क्या दिया है, विकर्ण दिया है, डी, डी का संख्या 9 दिया है। विकर्ण के लिए फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर कितना हो गया, 9। तो n इंटू एन माइनस 3 बराबर 9 दूनी 18। अब या तो आप क्या कीजिए, इसको द्विघात समीकरण बना करके n का मान निकालिए, लेकिन कंपटीशन है, वहां समय कम है, तो द्विघात समीकरण क्यों बनाइएगा, थोड़ा माथा पर जोर डालिएगा कि कौन n के जगह पर क्या रखेंगे कि n इंटू एन माइनस 3 बराबर 18 हो जाएगा। आपको ध्यान आ जाएगा कि 6 रख देंगे तो 6 में से 3 गया 3, 3 छाके 18 हो गया। तो आप n का मान 6 निकाल लीजिएगा। यदि नहीं निकाल पाइएगा, प्रोसेस पे चलिएगा, तो n से n को गुना कीजिएगा, n स्क्वायर माइनस 3n, 18 इधर आएगा माइनस में, फिर इसका जो है हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे और n का वैल्यू निकाल देंगे। तो वो एक तरीका है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग आप यूज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि n का मान 6 होगा। हल्ला काहे कर रहा है। अब यदि प्रत्येक अंतःकोण पूछ रहा है हमको, तो प्रत्येक अंतःकोण होता है n माइनस 2 गुना 180 बटे n। तो n का मान आपको निकल चुका है 6 माइनस 2 गुना 180 बटे 6, 4 गुना 180 बटे 6, 30, 30 चौके 120 डिग्री। अब मान लेते हैं एक और क्वेश्चन देख लीजिए। कह दे कि कोई समबहुभुज है, ठीक है, उनके प्रत्येक अंतःकोण किसी समबहुभुज के समबहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 1200 या 1800 मानिए, 1800 डिग्री है, तो विकर्ण की संख्या बताए या भुजा की संख्या बताए, कुछ भी कर सकता है, या बहिष्कोण बताइए, विकर्ण की संख्या बताए। तो यहां पर जो है आपको समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण नहीं दिया है, अंतःकोण का योग दिया है। तो अंतःकोण का योग होता है n माइनस 2 गुना 180 बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 1800। कितना दिया है, 1800। इससे ये 10 मर्तबा, तो n बराबर माइनस 2 उधर जाएगा, 10 2 12 निकल जाएगा, भुजा की संख्या 12। अब आपको विकर्ण निकालना है, तो n इंटू एन माइनस 3/2, तो 12 इंटू 12 माइनस 3 9/2, दो छा के 12, न छा के कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए।
समझ रहे हैं आप लोग? और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपको इस पर आधारित क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। आप सभी को रात में हम अपने फेसबुक का एक पोस्ट जो है शेयर किए थे, और पोस्ट था कि सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं को निकालना आसान हो जाएगा यदि आप यह समझ जाते हैं कि समान अध्ययन है क्या। और साथ साथ हम ये भी बताए थे कि कुछ शिक्षक जो है ना, आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करवाते हैं, वह इतना न किसी विषय का विशेष अध्ययन करवाने लगते हैं कि छात्र कंफ्यूज होकर के रह जाता है, और वह इतना ज्यादा पढ़ लेता है कि कुछ उसके दिमाग में रहता ही नहीं है। ठीक है, आजकल जमाना आ गया 5 घंटा रेगुलर टीचर क्लास ले रहा है, मैराथन करवा रहा है, फलना करवा रहा है, चिल्ला करवा रहा है, वो सब से कुछ नहीं होगा। टीचर मीन्स ऐसा होना चाहिए जो जिसके पास अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं का ये पता हो कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना हमको पढ़ाना है, विद्यार्थी को क्या पढ़ने के लिए कहना है। और जो विद्यार्थी है उनको स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, बिना सेल्फ स्टडी का, बिना किताबों की से मित्रता किए आप जो है सफल नहीं हो सकते हैं। किताब से मित्रता कीजिए, केवल मोबाइल पर बहुत सारा वीडियो देख करके आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि मोबाइल लेकर के आप बैठते हैं, आप पढ़ना शुरू किया तब तक कोई मैसेज व्हाट्सएप पर आ गया, आप क्लिक करके वहां चले गए। मोबाइल पर यदि कोई पीडीएफ भी पढ़ना हो ना, तो मैसेज तैसेज जो है वो सबको ऑफ कर दीजिए, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। तब जब तक पढ़ना है मोबाइल से ही, पीडीएफ ही कोई पढ़ना है तो केवल उसको पढ़िए। ठीक है, और किताबों से दोस्ती कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और मैं जो आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं, 1 घंटा ही मैं क्लास दे रहा हूं पिछले 2 माह 3 माह से, लेकिन ये जो आपको 1 घंटा क्लास है, इसमें मैं जितना चीज अभी तक बता चुका हूं, बस मैं बार बार ये चीज कहता हूं अपनी क्लास में कि क्वेश्चन जो है वहीं से रहेंगे, सारा रिकॉर्डिंग एप्स पर अवेलेबल रहेगा, और मैं बताऊंगा कि किस क्लास से कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आप लोग उसका रिवीजन करें, किताबों से मित्रता करें, ज्यादा किताबों में नहीं भटके, सेलेक्टेड किताबें पढ़े। और यदि किताब आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो जो पीडीएफ हम उपलब्ध करवा रहे हैं ना, उस आज भी मैं सारा पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया हूं, उसको बस आप पढ़िए, फ्लाइट मोड में डाल करके, रिजल्ट को कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बहुभुज के अंतःकोण, बहिष्कोण, भुजा की संख्या और विकर्णों की संख्या में क्या रिलेशन है, इस चीज को हम लोगों ने जान लिया। अब जो है हम जो समतल की आकृतियां हैं, 2 डायमेंशनल आकृतियां हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल या सर्किल न, इनके परिमाप और क्षेत्रफल को हम जो निकालेंगे, उनके बारे में, उनके लिए जो आवश्यक सूत्र है वो हम बता रहे हैं। देखिए, ये आपको ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है आपको, तो इसमें यदि हम इस शीर्ष बिंदु से यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए
रेखा खींच देते हैं तो ये इनका क्या कहलाएगा, शीर्षलंब कहलाएगा। और इस शीर्षलंब के लिए ये वाला भुजा जो है वह आधार कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक शीर्षलंब हम खींच सकते हैं, हम यहां से भी एक शीर्षलंब यहाँ पर इस त्रिभुज पर खींच सकते हैं। यदि हम इस शीर्ष से खींचे तो मान लेते हैं कि ये शीर्षलंब इसका मान लिए H1 है। क्या है, H1। और ये आधार क्या हो जाएगा, मान लेते ये भुजा तब आधार बन जाएगा, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, B1 होगा ना। यदि इस शीर्ष से मान लेते हैं, इस पर हम क्या डाल रहे हैं, शीर्षलंब डाल रहे हैं। इस शीर्षलंब को हम S3 लिख रहे हैं, बहुत छोटा हो गया फिगर। ठीक, अब देखिए इससे इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाए तो इसका यह हो गया आपको शीर्षलंब और ये वाला भुजा हो गया इसका आधार। यदि हम यहां से इस पर डालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं इसको H1 और इस शीर्षलंब को मान लेते हैं B1। इससे भी हम इस पर लंब डाल सकते हैं, तो आपको ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं H3, इसको मान लेते हैं B3। ठीक है, अब सभी समतल की जो आकृति है उनके क्षेत्रफल का सूत्र होगा और परिमाप का सूत्र होगा, होगा ना। तो परिमाप के लिए परिमाप को हम P से डिनोट करेंगे, क्षेत्रफल को A से। A मीन्स एरिया, P मीन्स पेरीमीटर। तो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, तो परिमाप तो सीमा रेखा के लंबाई का योगफल होता है। तो B प्लस B1 प्लस B3, ये इसका क्या हो जाएगा आपको, B3 का है, B2 कीजिए, इसको H2 कर दीजिए, तो B प्लस B1 प्लस B2। ठीक है, और इसका जो एरिया होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। अब डिपेंड करता है कि जो शीर्षलंब लेंगे उसके संगत हमको आधार लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये शीर्षलंब ले लिए और ये वाला आधार ले लिए, ऐसा नहीं करना है। जो शीर्षलंब लेंगे, जो परपेंडिकुलर लेंगे, उसके कोरेस्पोंडेंस में उसके संगत जो आधार होगा उसको हम गुना करेंगे, तब क्षेत्रफल निकलेगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना क्षेत्रफल। तो अब ये जो ऊपर में त्रिभुज आप देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना, यदि इसको हम आधार मानेंगे तो ये शीर्षलंब होगा 1/2 गुना B गुना H होगा, या नहीं तो 1/2 गुना B1 गुना H1 होगा, या नहीं तो 1/2 गुना B2 गुना H2 होगा। न कोई भी आधार और शीर्षलंब लेकर के गुना करके 1/2 से गुना करेंगे तो उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा। और पेरीमीटर निकालना है तो तीनों भुजा की लंबाई का योग कर दीजिए, तो त्रिभुज का पेरीमीटर निकल जाएगा। ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपको किसी भी प्रकार के त्रिभुज पर लागू हो सकता है, चाहे वह समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो। जहां भी भुजा और शीर्षलंब हमको ज्ञात रहेगा, वहां पर हम इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, जो शीर्षलंब लेंगे उसके संगत जो आधार होगा उसको लेना है। एक आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र पढ़े होंगे क्लास 9th में। यदि किसी त्रिभुज में आपको
तीनों भुजा ही केवल मालूम है, त्रिभुज में केवल तीनों भुजा मालूम है और उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, मात्र तीनों भुजा मालूम है, उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप हीरोन फॉर्मूला का यूज करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप S निकालना होता है। S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों यानी जो परिमाप है उसका आधा ही S होता है। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह होता है आपको रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपको तीनों साइड ही केवल दिया हो और कुछ भी आपको जानकारी नहीं है, शीर्षलम के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस फॉर्मूला के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए त्रिभुज का जो टाइप्स है, तो ज्यामिति में हम लोग पढ़ते हैं कि कोण के आधार पर 3 प्रकार का त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। भुजा के आधार पर 3 प्रकार का त्रिभुज, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। लेकिन आपको जो है ये दोनों फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का याद रखने के बाद, इन दोनों फॉर्मूला को याद करने के बाद आपको केवल हम 2 तरह के त्रिभुज के लिए फॉर्मूला बताएंगे, स्पेशल फॉर्मूला। हालांकि इन दोनों फॉर्मूला से भी उनका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसका स्पेशल फॉर्मूला बताएंगे। किसका किसका? समबाहु त्रिभुज का और समकोण त्रिभुज का। ठीक है, किसका किसका? ये फॉर्मूला तो सब पर लागू हो गया। समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो ना, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। ये इसका क्या हो गया आपको? शीर्षलंब हो गया ना। तो समबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल सूत्र याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है या शीर्षलंब होता है, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब या ऊंचाई, उसका भी विशेष फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है √3/2 गुना भुजा। और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप के लिए फॉर्मूला है, चूंकि तीनों भुजा इसमें बराबर है, a प्लस ए प्लस ए 3a। ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया। एक जो है समकोण त्रिभुज होता है, ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना। मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा मिलकर इसमें समकोण बना रही है, ये इसका आधार है, ये इसका लंब है और ये इसका क्या है? कर्ण है ना। समकोण त्रिभुज ज्यामिति में पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे समकोण त्रिभुज के लिए कि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय है ना। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला। और फिर इनका यदि आपको एरिया निकालना है ना, तो एरिया निकालना है तो शीर्षलंब गुना ऊंचाई गुना 1/2, यानी 1/2 गुना लंब गुना आधार। या आप यह भी कर सकते हैं कि 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला आपको ट्रायंगल में क्या करना है, दिमाग में रखना है। थोड़ा इधर खींच देते हैं। अब आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए, समय सीमा अब आप लोगों का खत्म हो रहा है। इतने कॉन्सेप्ट को आप लोग दिमाग में रखिए। 3 दिन अभी जो मैं बीच में क्लास दे रहा हूं ना, तो इसमें क्षेत्रमिति का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। फिर आपको प्रश्नों का भी अभ्यास करा देंगे, जिस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आ रहा है या नहीं आ रहा है, दिक्कत है? हाँ बिल्कुल। जो मैथ में जीरो होंगे, प्लस माइनस भी जो नहीं जानते होंगे, तो उनको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन बिना मैथ का रीजन तो नहीं होगा, पढ़ाना भी जरूरी है। राजेंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं सारे मैथ मेरे लिए नया है। क्या कीजिएगा, लेकिन 8 मैथ भी राजेंद्र जी आपको बनाना है। यहाँ तो एक एक नंबर पर इस बार कंपटीशन होगा। ये जो कोई चाहेगा कि हम फला फला विषय को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और किसी को छोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। एक एक नंबर पर, एक एक नंबर पर आपको कंपटीशन होगा। सीटों की संख्या कम रहेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये आप ध्यान में रखिए कि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक ठीक है। चलिए अब कल बात करेंगे। आप लोग वहाँ पीडीएफ भी दे रहे हैं राजेंद्र जी, और देंगे?